नमस्कार दोस्तों, संभव क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत है। हाजिर है आपका दोस्त जी आर चौधरी। आज आपके लिए राजस्थान कला और संस्कृति का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर बात हम करेंगे। आज गौरी नृत्य की या गौरी लोक नाट्य की। काफी इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है ये और यहाँ से सवाल देखने को मिलते हैं। सिंपल भाषा में हम बात करने वाले हैं आज कौन सी टॉपिक की, गौरी लोकनाट्य में पढ़ेंगे हम इसको। तो गौरी लोकनाट्य की चर्चा डिटेल से हम समझेंगे कि गौरी लोकनाट्य क्या है। तो गौरी की हम बात करेंगे या इसको यूं कहें राई भी कहते हैं। तो राई नृत्य कह दो या गौरी नृत्य कह दो या गौरी लोकनाट्य कह दो या राई लोकनाट्य कह दो, एक ही बात है। सिंपल सी कहानी हम समझते हैं कि इस समय यदि आप मेवाड़ में जाते हो तो मेवाड़ के हर गांव में लगभग आपको गौरी का मंचन करता हुआ आपको मिल जाएगी। वहां बहुत सारे लोग इकट्ठा, एक जैसे मेवाड़ में आप जाते हो ना, तो मेवाड़ की बड़ी खास बात है कि आज भी आप मेवाड़ में जाओगे तो छोटे छोटे त्योहार बड़े उत्साह चाव से मनाते हैं और उसी में सबसे जो पॉपुलर है वो है गौरी नाट्य। गौरी नाट्य की जो शुरुआत है, अभी हम पढ़ेंगे इसको। गौरी नाट्य की मैं मोटे मोटे में बात आपको करूं तो गौरी जो नाट्य है वो गौरी से बना हुआ है और गौरी कौन है? पार्वती का। तो ये भील जाति के जो मेवाड़ के लोग हैं वो मानते हैं कि गौरी नाट्य के द्वारा पार्वती को खुश किया जा सकता है। पार्वती यहां पृथ्वी पर आती है और उस दिन उनको प्रसन्न करने के लिए गौरी नाट्य का मंचन होता है। बड़ा शानदार होता है, आकर्षक होता है। और ये जो गौरी नाट्य है ये बना हुआ है भगवान शंकर और भस्मासुर की कहानी। यह आप सबको पता ही है कि भगवान का एक बहुत तगड़ा भक्त था भस्मासुर नामक राक्षस। अब भस्मासुर ने क्या किया, शंकर को खुश कर लिया, उनकी आराधना की, शंकर खुश हो गए और उन्होंने भस्मासुर को एक कड़ा हाथ में पहनने को ले दिया और कहा कि यार ये कड़ा जो है तेरे पास है, वो कड़ा जिसके सिर से घुमाएगा वो खत्म हो जाएगा। भस्मासुर ने भाई साहब ये अपना जो कड़ा है वो प्राप्त करते ही ये सोचा कि क्यों ना पहली ट्राई शंकर भगवान के ऊपर से ही कर दी जाए। तो भस्मासुर ने शंकर के ऊपर कड़ा घुमाने का प्रयास किया। तो आगे कहते हैं कि शंकर भागने लगे और पीछे है भस्मासुर भागने लगे। उनकी इच्छा थी कि पार्वती को मैं प्राप्त कर लूं शंकर से के ऊपर सिर पे से घुमाकर। और उसके बाद में आप सबको पता है कि भगवान विष्णु ने नारी का रूप या मोहिनी रूप धारण किया था और उसको नृत्य करवाते हुए खुद का हाथ अपने सर पे से घुमा लिया था। बेसिक तौर से कहानी ये है और इसी कहानी पर जो है वो गौरी या राई नाट्य बना हुआ है। कुछ खास बातें इसकी है। पहली बात है तो गौरी नाट्य की मैं बात करूं तो गौरी जो नाट्य है, लोकनाट्य है, वो कहां के क्षेत्र की मैं बात करूं तो ये मेवाड़ में होता है, पहली बात। दूसरी बात इसकी यदि समय की मैं बात करूं तो ये होता है रक्षाबंधन के दूसरे दिन से। रक्षाबंधन आपको पता है श्रावण पूर्णिमा को आती है। तो रक्षाबंधन के दूसरे दिन से कब तक होता है? से 40 दिन तक। ये 40 दिन तक बहुत लंबा पीरियड होता है। 40 दिन तक ये गौरी का मंचन होता है। वहां गांव में देखोगे आप 40 दिन तक होता है। किस जाति के द्वारा होता है? तो जाति की बात मैं करूं तो जाति होती है भील जाति के। इसमें सारे कलाकार होते हैं। जाति कौन होती है? भीलों द्वारा होता है। और भीलों के द्वारा भी भील पुरुषों के द्वारा होता है, इसमें महिलाएं शामिल नहीं होती। और भील पुरुष जब तक गौरी का मंचन करते हैं तब तक न तो शराब पीते हैं, न अपनी स्त्री के पास जाते हैं, न हरी सब्जी खाते हैं। मतलब ये बिल्कुल सात्विक प्रकार से रहते हैं 40 दिन तक। तो भील जाति के द्वारा होता है। अब ये तो हुई उनकी बेसिक। इसके अलावा देखिए तो जो गौरी है वो प्राचीन लोकनाट्य है। गौरी है प्राचीन लोकनाट्य है, बहुत सबसे पुराना लोकनाट्य है, प्राचीन लोकनाट्य है। इसीलिए लोकनाट्य है, इसीलिए इसको नाट्यों का मेरू भी कहा जाता है। नाट्य मेरू कहा जाता है। नाट्यों का मेरू का मतलब बैकबोन है, ये मेरू रज्जु है, ये रीढ़ की हड्डी हो गई। तो गौरी प्राचीन लोकनाट्य इसलिए इसको नाट्यों का मेरू भी कहा जाता है। कुछ और बातें हम करें तो देखो ध्यानपूर्वक, छोटी छोटी बातें हम समझेंगे। अब मैं कह रहा था कि गौरी की जो कहानी थी वो शिव भस्मासुर की कहानी, उसमें पार्वती एक पात्र होते। तो बहुत सारे भील पात्र इसमें अभिनय करते हैं। एक बनता है शिव, एक बनता है पार्वती, एक बनता है भस्मासुर। कुछ कविता पाठ करते हैं, कुछ मनोरंजन करने वाले व्यक्ति भी होते हैं। तो इसमें आप देखोगे तो देखो
वाद्य यंत्रों की मैं बात करूं तो वाद्य यंत्र ये बिल्कुल सिंपल नाट्य होता है, इसमें कोई तड़क भड़क नहीं होती। तो वाद्य यंत्रों की बात करूं तो मांदड़ और थाली होता है, बाकी कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं होता। मांदड़ व थाली बस बजती है और उसी पर लोकनाट्य का मंचन होता है। तो वाद्य यंत्रों की बात करूं तो मांदड़ और थाली। अब देखो मैं कह रहा था कि लोकनाट्य जब किसी गांव में मंचन होता है तो सबसे पहले बीच में एक शिव और पार्वती की मूर्ति स्थापित की जाती है और उसी के चारों ओर वो गौरी का मंचन होता है। चारों तरफ आप देखोगे, गूगल पे पिक्चर देखोगे, आप फोटो देखोगे उनकी, तो आप देखोगे चारों तरफ भील पुरुष है, वो उसका मंचन करते हैं, बीच में तस्वीर होती है शिव पार्वती की। तो मांदल और थाली नृत्य होते हैं। अब पात्र जो महत्वपूर्ण है, पात्र जो कौन कौन होते हैं, पात्र की मैं बात करूं तो पात्र या अभिनय करने वाले जो कलाकार है, जिनको सभी को वैसे तो बोलते हैं खेले, लेकिन कुछ पात्र देखो ध्यानपूर्वक समझना आपने को, कुछ पात्र कौन कौन से हैं। एक तो होता है जो पुरिया कहलाता है। पुरिया, पुरिया का मतलब होता है कि जो व्यक्ति शिव बनता है वो क्या होता है, पुरिया होता है। जो शिव बनता है उसको क्या बोलते हैं, पुरिया। जो पार्वती बनती है, पार्वती जो व्यक्ति बनता है उसको बोलते हैं राई, और इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, राई लोकनाट्य भी बोला जाता है। ये बनता है पार्वती, ठीक है भाई। इसके अलावा बात करें तो एक होता है झामट्या, नाम याद रखना मजेदार है, झामट्या। झामट्या, ये झामट्या क्या होता है कि कविताओं का बीच में जो गौरी चलती है ना, तो उसमें कविता पाठ करता है। कविता पाठ करने वाला। कई बुक्स में आपको इस झामट्या की जगह, झामट्या के साथ में कुड़कुड़िया भी मिल जाएगा। कुड़कुड़िया, कुड़कुड़िया, अब यार मारवाड़ी में बोले तो कुड़कुड़ियों के हुए, कुड़कुड़ियो, ठीक है। एक और शब्द आता है जो भी महत्वपूर्ण है, वो होता है बुढ़िया। तो एक और जो होता है बुढ़िया, यह बुढ़िया मेन पात्र होता है, मुख्य पात्र, मुख्य पात्र, या यूं कहो ये भस्मासुर है, क्योंकि सारी कहानी तो शिव भस्मासुर की है, तो ये मुख्य पात्र होता है। और सारे अन्य पात्र जो होते हैं, अन्य पात्रों की मैं बात करूं तो अन्य पात्र जो होते हैं, अन्य पात्र उनको खेले बोलते हैं, खिलाड़ी बोलते हैं ना, जैसे खेले, ये खेलने वाले होते हैं। एक और जो पात्र होता है, जो होता है जोकर का काम करता है, जोकर का जो काम करने वाला है, उसका भी एक नाम है, उसको भी ध्यान से देखना आप, एक नाम है उसका, और वो है खड़खड़िया। देख आपके दो शब्द आया है, एक तो आया है झामटे या कुड़कड़िया, और एक है खड़खड़िया। खड़खड़िया का मतलब होता है जो खड़खड़ाता है पीछे पीछे, कविता का पाठ करता है, तो एक होता है खड़खड़िया, ये भी याद रख लेना, खड़खड़िया, खड़खड़िया। ये होता है जोकर, जो कि बीच में मजे लेता है। तो कुछ पात्रों की मैं बात करूं तो वापस देखना, पुरिया जो शिव होता है, राई जो पार्वती होता है, और इसी के नाम से झामट्या या कुड़कुड़िया कविता का पाठ करने वाला मुख्य किरदार व्यक्ति होता है जो कविता पाठ करता है। बुढ़िया मुख्य पात्र होता है, भस्मासुर कह सकते हो, अन्य पात्रों को खेले बोलते हैं। अब देखो ये सारे पात्र हो गए। ऐसे होता है कि चारों तरफ, जैसे यहां बीच में मूर्ति स्थापित कर दी, यहां चारों तरफ पात्र अभिनय करते हैं, मुखौटे लगाते हैं, कोई कौन सा अभिनय करता है, कोई कौन सा, और इधर थाली और मांदल बजते रहते हैं, नृत्य होता रहता है, नृत्य भी साथ में चलता है। और इस मुख्य कहानी जो शिव भस्मासुर की कहानी थी, इसमें शिव भस्मासुर की कहानी के साथ साथ इसमें कुछ अन्य कहानियां भी होती है, कुछ अन्य कहानियां भी बीच बीच में होती है। जैसे आप शंकर भस्मासुर की कहानी सुनते हो तो उसमें बीच बीच में प्रसंग आते हैं। प्रसंगों की मैं बात करूं तो कुछ और प्रसंग भी आते हैं। प्रसंग कौन कौन से आते हैं, ध्यानपूर्वक देखना। प्रसंग ये है, पहला है भाई शंकर का पुत्र होता है गणपति, तो गणपति का जिक्र भी आता है। दूसरी बात करें जोगी, तो भाई साहब शंकर को जोगेश्वर बोलते हैं, तो जोगी पात्र, जोगी की कहानियां बीच में चलती रहती है। तीसरी माता और शेर, ये आपकी माता और शेर, ये भी बीच बीच में कहानियां चलती है। तो ये तीनों तो देखे तो शंकर से रिलेटेड है। एक देखे तो एक और कहानी होती है, एक होती है लखी बिणजारा, बिणजारा, ये भी कहानी होती है उसमें।
एक जो होती है, एक और कहानी होती है, जैसे कॉमेडी का सीन होता है ना, तो उसमें होता है जैसे एक दांत टूटा हुआ भूत की कहानी चलती है, तो उसको बोलते हैं खांडिया भूत। तो भूत भी भाई साहब शंकर के पास खांडिया भूत, एक खांडिया भूत लिखूंगा तो मजा नहीं आएगा, खांडिया भूत। खांडिया भूत होता है जो थोड़ा सा टूटा फूटा भूत हो। तो इस प्रकार की कहानी उसके बीच में प्रसंग में चलती है। और देखो ध्यान से समझना कि बीच बीच में ये छोटी कहानियां चलती है, प्रसंग चलते हैं, छोटी छोटी कहानियां चलती है। और इन छोटी कहानियों के ये कहानी चल रही है जिसे अब उसके बाद में ये कहानी होनी है, तो इसके बीच का समय जो होता है, ध्यानपूर्वक समझना, इनके बीच में जैसे गणपति की कोई कहानी चल रही थी, उसके बाद में जोगी की कहानी होनी है, तो बीच में एक ब्रेक आता है, ब्रेक आता है। और इस ब्रेक में नृत्य होता है, ब्रेक में नृत्य होता है। और इसी नृत्य को क्या बोलते हैं? गौरी की घाई। क्या बोलते हैं? गौरी की घाई। याद रख लेना, गौरी की घाई किसे बोलते हैं? जब दो प्रसंगों के बीच का जो अंतराल होता है उसमें जो नृत्य किया जाता है उसी को बोलते हैं गौरी की घाई। और सुनते हैं बातें गौरी नृत्य की। तो देखो, गौरी का जब भी मंचन होता है तो पहले माता जी को प्रसन्न किया जाता है। कहते हैं जैसे पाती मांगना, एक शब्द आता है पाती मांगना। तो गौरी जब मंचन होता है, स्टार्ट होता है, तो उसे माता से पाती मांगी जाती है। पाती, पाती मांगना। आपने कुंभा का पाती पर्वन सुना होगा, पाती मांगना। पाती मांगना का मतलब, आप आज भी गांव में जाओगे तो जैसे एक कई मंदिरों में मैंने देखा है कि एक ऊपर बहुत सारे गेहूं के दाने रख दिए जाते हैं और मां से प्रार्थना करते हैं कि मेरी मन्नत पूरी हो तो आप उसमें से एक दाना गिरा देना। यदि गिर गया तो इसका मतलब मां ने परमिशन दे दी। तो ऐसे ही माता की पाती मांग के प्रारंभ किया जाता है। और सबसे पहले एक शब्द का में ध्यान रखना आप, घड़ावण। घड़ावण, तो इसके लिए क्या होता है, घड़ावण क्या होता है गौरी में, कि जब गौरी का पूजन होता है या गौरी स्टार्ट होती है तो सबसे पहले गौरी के जितने भी पात्र होते हैं वो सारे कुम्हार के घर जाते हैं और कुम्हार को बोलते हैं कि हमें शिव पार्वती की मूर्ति गढ़वानी है। तो वो गढ़ के दे देता है, उनको मूर्तियां बना के दे देता है और इसी को क्या बोलते हैं, घड़ावण। जैसे सोना के गहने बनाते हैं तो उसको बोलते हैं घड़वाना। बढ़वाना, घड़ाना का मतलब बढ़वाना। तो मूर्ति बनाने के लिए, मूर्ति बनाना ही क्या कहलाता है, घड़वाण, घड़ावण, मूर्ति बनाना। ठीक है। एक और होता है विलावण। विलावण, विलावण। अब जो मूर्तियां होती है, 40 दिन का समय हो गया तो उन मूर्तियों को बाद में कहां कर दिया जाता है, विसर्जित कर दिया जाता है किसी नदी और तालाब में। तो उसी विसर्जन को क्या बोलते हैं, विलावण, विसर्जन। ये विसर्जन। तो दो शब्द घड़ावण और विलावण, दो शब्द काम में रहते हैं। इसी प्रकार 40 दिन तक बड़े शानदार माहौल में, कभी आपको मेवाड़ जाने का मौका मिले तो 40 दिन में, 40 दिन नहीं लेकिन एक दिन भी आपको देखने को मिलेगा। और वहां जो लोगों में उत्साह है आज भी इसके प्रति, वैसे देखा जाए राजस्थान में त्योहार धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, लेकिन ट्रेडिशनली देखा जाए तो गौरी आज भी मेवाड़ की शान है। वो शानदार गौरी का मंचन होता है। तो गौरी की मुख्य मुख्य बातें हैं वो आपने देखी। आशा है कि गौरी से संबंधित यदि सवालों की बात करें तो भी इसी में से आता है और आपको नॉलेज बढ़ाना है तो भी इसी में से आता है। वीडियो कैसा रहा? चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन ऑन करना ना भूले। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है बेल आइकन ऑन जरूर कर ले। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। नए वीडियो में फिर किसी इंपॉर्टेंट बात पे हमारी डिस्कस होगी। नए वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।